नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पुस्तक के तहत जो आर की पूर्व वर्षों के प्रश्न की श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत हम लोगों ने दोस्तों एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को ऑलरेडी कवर कर लिया है। दोस्तों, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट जीव विज्ञान बायोलॉजी शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या है। इससे भी दोस्तों परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। पहला टॉपिक है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। ठीक है, क्या है? जीव विज्ञान की उपशाखाएं। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या है? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी। ठीक है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं हम एंटोमोलॉजी। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए ब्रैकेट में देख लेंगे क्या क्या दिया गया है। दोस्तों, यहाँ दिया गया है इक्थियोलॉजी। ठीक है, तो इक्थियोलॉजी के तहत हम लोग मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर दिया गया है एंटोमोलॉजी, जो कि हमारा प्रश्न ही था। इसमें दिया गया है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, फिर दिया गया है पैरासिटोलॉजी। ठीक है, पैरासिटोलॉजी, तो इसके तहत हम लोग परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पैरासिटोलॉजी के तहत परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। और मेल्कोलॉजी दिया गया है। ठीक है, तो मेल्कोलॉजी के तहत हम लोग मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इक्थियोलॉजी के तहत मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन, एंटोमोलॉजी के तहत कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन और पैरासिटोलॉजी के तहत परजीवी जीवों का अध्ययन, मेल्कोलॉजी के तहत मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? है दोस्तों कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? ठीक है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सेरीकल्चर। ठीक है, क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। चलिए ब्रैकेट में देखेंगे क्या कह दिया गया है। दोस्तों, हम लोग मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहेंगे एपीकल्चर। ठीक है, फूलों फलों सब्जियों व मसालों की खेती को क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, फूलों फलों सब्जियों व मसालों की खेती को क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, रेशम कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहेंगे और फूलों की खेती या पुष्प कृषि को हम लोग कहेंगे फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए? फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और जो बैक्टीरियोलॉजी है वह जीव विज्ञान से संबंधित है, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान इनसे अलग है। ठीक है, साइकोलॉजी जो होगा यह हमारा अलग है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है जैव विकास। ठीक है, क्या है? जैव विकास। इसमें देखेंगे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों डायनासोर थे। क्या है? डायनासोर थे। ठीक है, तो डायनासोर थे दोस्तों, इसका आंसर हम देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, तो डायनासोर थे दोस्तों एक मेसोजोइक सरीसृप थे। ठीक, डायनासोर क्या थे? एक मेसोजोइक सरीसृप थे। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेसोजोइक सरीसृप डायनासोर थे। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? ठीक है, क्या क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, नया टॉपिक है हमारा वर्ग की। ठीक है, नया टॉपिक है हमारा वर्ग की। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? कह रहा है निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो सील दोस्तों है, यह है हमारा स्तनपायी। ठीक है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो वह है हमारा स्तनपायी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन कीट नहीं है? क्या है? निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मकड़ी। मकड़ी जो है वह कीट नहीं है। और खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर या कीट हैं। ठीक है, खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर कीट है। निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मकड़ी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। क्या है? सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। तो यह है दोस्तों जंभिका दंत के। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा? जंभिका दंत के। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है जंभिका दंत के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि निम्नांकित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर यानी कि नॉकटर्नल होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर नॉकटर्नल होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। ठीक है, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः नॉकटर्नल रात्रिचर होते हैं? तो मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि केवल नर जो हैं वह रक्त चूसते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि केवल मादा रक्त चूसती हैं। तीसरा कह रहा है मादा पौधों का रस चूसती हैं। चौथा कह रहा है मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। पांचवा कह रहा है कि नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो सही आंसर है वह है हमारा केवल 2 और 5 सही दिया गया है। ठीक है, केवल 2 और 5 जो पॉइंट है वह सही दिया गया है। 1, 3 और 4 हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केवल 2 और 5 सही है। क्या है कि केवल मादा जो है वह रक्त चूसती हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। ठीक है, केवल मादा जो है वह रक्त चूसती है और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। क्या है? निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शकरकंद। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा शकरकंद, ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि शकरकंद का। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। क्या है? निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, अदरक कह रहा है राइजोम, केसर कह रहा है बीज, अफीम कह रहा है अफीम की डूडी और सन कह रहा है तना। ठीक है, तो इसमें केसर जो है दोस्तों यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, केसर जो है वह सुमेलित नहीं है। ठीक है, केसर बीज से नहीं दोस्तों पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है अदरक यह राइजोम हमारा सही सुमेलित है दोस्तों। अफीम, अफीम की डूडी यह भी सही सुमेलित है। सन जो है यह तना है, यह भी सही सुमेलित है। केसर हमारा बीज से सही सुमेलित नहीं है। केसर हमारा जो है दोस्तों वह पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा इसका सही आंसर 7वें नंबर का ऑप्शन बी। चलिए 8वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने के योग्य होता है। क्या है? निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि तना जो है यह इसका खाने योग्य भाग आलू का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है। क्या कह रहा है? कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है वह सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 10 है दोस्तों। 10वां प्रश्न है कि कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त होता है। क्या कह रहा है कि कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त होता है। यह गलत है दोस्तों, यहाँ कोरोना रोगी नहीं, यहाँ मलेरिया रोगी होगा। ठीक है, यह प्रश्न हमारा गलत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मलेरिया रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा है वह निम्नलिखित में से किस पौधे से प्राप्त होता है दोस्तों। तो वह हो जाएगा सिनकोना से। ठीक है, सिनकोना। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्रश्न हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? यहाँ देखिए स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर यदि यहाँ दोस्तों मलेरिया होता तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सिनकोना हो जाता। ठीक है, चलिए
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा 11वां नंबर प्रश्न, कह रहा है कि अफीम प्राप्त किया जाता है। क्या है? अफीम प्राप्त किया जाता है। तो यह है दोस्तों बिना पके फल के लेटेक्स से। क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा नया टॉपिक है दोस्तों जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों एजोला है एक। क्या है? एजोला है एक। तो एजोला दोस्तों एक जलीय फर्न है। क्या है? एजोला है एक जलीय फर्न। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा कह रहा है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है। क्या कह रहा है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह है दोस्तों एजोला। क्या हो जाएगा? एजोला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है? कोशिका। ठीक है, कोशिका, सेल। ठीक है, निम्न में से किस कोशिकांग, पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या है? निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए मानव शारीरिकी। ठीक है, क्या है हमारा अगला टॉपिक? मानव शारीरिकी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है। क्या कह रहा है? कि हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। हमारे शरीर का दोस्तों 60 से 70% भाग केवल जल से बना है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज। यह कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मनुष्य के कान में पाई जाती है। ठीक है, और जबकि दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वह फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। ठीक है, स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? यह दोस्तों मनुष्य के कान में पाई जाती है। और जो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, वह कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेपीज। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है कि शल्य क्रिया में, क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। कह रहा है कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो यह है दोस्तों कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी कि हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से हमारे शरीर का दृढ़ भाग है। तो वह है दोस्तों दंतवल्क, जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं। ठीक है, दांत का दंतवल्क, जिसे हम लोग इनेमल भी कहते हैं दोस्तों, यह हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले। चलिए दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वह है रुधिर परिवहन तंत्र। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है रुधिर परिवहन तंत्र। पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या है? रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि इसमें लौ होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तीसरा कह रहा है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा कह रहा है यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 एवं 4। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया गया है दोस्तों। पहला कह रहा है कि इसमें लौ होता है, यह पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह भी हमारा सही है। जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह गलत दिया गया है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। जो अगला प्रश्न है दूसरा वह, ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है। क्या है? लाल रक्त कणिकाओं आरबीसीज का रंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा तीसरा प्रश्न, देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या कह रहा है कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओ। ठीक है, ओ जो है यह हमारा सार्वत्रिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओ, सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। क्या है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया बनती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं, यह मुख्यतया बनती हैं दोस्तों ऑप्शन डी अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया कहाँ बनती हैं, अस्थि मज्जा में, ऑप्शन डी बोन मैरो में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है। क्या कह रहा है कि एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है लगभग 5000 मिलीलीटर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 5000 मिलीलीटर। क्या कह रहा है कि एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है 5000 मिलीलीटर। ठीक है, लगभग 5 लीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी, लगभग 5 लीटर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, कह रहा है कि RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, क्या है, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंदर से। ठीक है, ऑप्शन सी बंदर से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है। ठीक है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है, ऑप्शन ए। चलिए देखेंगे इसका आंसर क्या दिया गया है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। क्या है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। ठीक है, तो यह आती है दोस्तों जल से। ठीक है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है कहाँ से, ऑप्शन ए जल, वाटर से। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा तीसरा प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सीजन की। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या चलिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड, यानी कि लाल। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन ए लाल, यानी कि रेड। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है दोस्तों हमारा विटामिन एवं पोषण। ठीक है, क्या है, विटामिन एवं पोषण। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा सारे प्रश्नों को। क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ठीक है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एवं सी। ठीक है, बी एवं सी दोस्तों दोनों जो हैं वह हमारे जल में घुलनशील हैं। ठीक है, बी एवं सी। इसमें ऑप्शन में दोस्तों बी जो ऑप्शन है उसमें विटामिन बी दिया गया है और सी जो है उसमें विटामिन सी दिया गया है। तो इसका आंसर बी एवं सी दोनों हो जाएगा, विटामिन बी एवं सी दोनों। ठीक है, और जो घुलनशील नहीं है दोस्तों वह कौन से हैं, वह है ए, डी, ई और के। ठीक है, ए, डी, ई और के, और जो घुलनशील है वह है हमारे विटामिन बी और सी। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा दूसरा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। क्या है, विटामिन सी का
मुख्य स्रोत है, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल। ठीक है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल। जो सिट्रस फल होते हैं दोस्तों, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। क्या है, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है, तो वह है दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी संतरा हो जाएगा दोस्तों। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है ऑप्शन सी संतरा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। क्या है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो लौह के यानी कि आयरन के। ठीक है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो ऑप्शन ए लौह के यानी कि आयरन के। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। क्या है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सहायक आहार कारक हम लोग कहते हैं दोस्तों विटामिन को। ठीक है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विटामिन को। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, चलिए दोस्तों छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि नियासिन। ठीक है, नियासिन से पेलाग्रा रोग। ठीक है, थायमीन से बेरी। ठीक है, विटामिन डी से सूखा रोग। फिर देखेंगे, नियासिन से पेलाग्रा रोग सही सुमेलित, थायमीन से बेरी सही सुमेलित, विटामिन डी से सूखा रोग सही सुमेलित। ठीक है दोस्तों, विटामिन के कह रहा है दोस्तों, विटामिन के यहाँ दिया गया है बंध्यापन। ठीक है, बंध्यापन दोस्तों यह हमारा विटामिन ई से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, बंध्यापन हमारा विटामिन के से संबंधित नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, विटामिन के से हमारा क्या संबंधित होगा दोस्तों, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से रक्त के थक्का बनने में समस्या होती है। ठीक है, और जो बंध्यापन हो जाएगा यह विटामिन ई से संबंधित है। नियासिन पिलाग्रा से संबंधित है, थायमीन बेरी विटामिन बी, विटामिन डी जो है सूखा रोग। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के, बंध्यापन से संबंधित नहीं है, यह रक्त के थक्का बनने की समस्या से संबंधित है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा, विटामिन डी की कमी से वर्णांधता और फोलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें दोस्तों विटामिन डी जो हो जाएगा वह वर्णांधता जो दिया गया है यह गलत दिया गया है। ठीक है, विटामिन ए से रतौंधी यह सही सुमेलित है, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा यह भी सही सुमेलित है, और फॉलिक एसिड ठीक है रक्ताल्पता, जिसे हम लोग विटामिन B9 के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, फॉलिक एसिड इसकी कमी से रक्ताल्पता होती है। विटामिन डी से दोस्तों क्या होता है, विटामिन डी है दोस्तों यह हमारे सूखा रोग से संबंधित है। ठीक है, यह वर्णांधता से संबंधित नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विटामिन डी जो दिया है यह दिया है सुखंडी। ठीक है, विटामिन सी दिया है मसूड़ों से खून आना, विटामिन ए दिया है दोस्तों गठिया, विटामिन B1 दिया है बेरी। ठीक है, तो विटामिन सी है दोस्तों यह गठिया से संबंधित नहीं होगा, यह हमारा जो ऑप्शन दिया गया है यह गलत है। विटामिन ए दोस्तों रतौंधी से। ठीक है, विटामिन डी सुखंडी यह सही है दोस्तों, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना यह भी सही है, विटामिन B1 बेरी यह भी सही है। जो विटामिन ए है दोस्तों जिसे हम लोग रेटिनाल के रूप में जानते हैं, यह गठिया से संबंधित ना होकर रतौंधी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, सुमेल करते हैं हम लोग। विटामिन के कह रहा है दोस्तों, तो विटामिन के जो दोस्तों अल्फा नामक एक घास पाई जाती है उसमें पाया जाता है विटामिन के। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग का कह रहा है कि विटामिन डी, तो विटामिन डी दोस्तों पाया जाता है एक कॉड लीवर मछली पाई जाती है उसके कॉड यकृत तेल में। ठीक है, कॉड यकृत तेल में पाई जाती है विटामिन डी। विटामिन ई पाई जाती है दोस्तों यह गेहूं भ्रूण तेल में पाई जाती है। ठीक है, और विटामिन सी कहाँ पाया जाएगा, यह पाया जाएगा नींबू में। चलिए सुमेल करेंगे फिर से। विटामिन के पाया जाता है दोस्तों अल्फा नामक घास में, विटामिन डी पाया जाता है कॉड यकृत तेल में, विटामिन ई पाया जाता है गेहूं भ्रूण तेल में, विटामिन सी दोस्तों पाया जाता है नींबू में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा इसमें सही आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है,
हम लोगों ने ऊपर सही सुमेल कर लिया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा कि रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। क्या कह रहा है कि रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। तो इसका सही आंसर विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या है हमारा 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। क्या है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन B6। क्या है, विटामिन B6। विटामिन B6 है जो दोस्तों वह स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन, विटामिन B6 दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, 12वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। क्या है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो विटामिन C है वह शरीर में भंडारित नहीं होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन C, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जानते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सिट्रस फलों यानी कि खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि नींबू, आंवला। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। क्या है कि निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें दोस्तों विटामिन B12 भी दिया गया है, विटामिन K भी दिया गया है। इसका आंसर दिया गया है दोस्तों A एवं C दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, विटामिन B12 भी और विटामिन K भी। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो विटामिन B12 भी और विटामिन K भी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। विटामिन B12 को दोस्तों हम लोग साइनोकोबाल्मिन के रूप में भी जानते हैं, जिसमें कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये प्रश्न कई बार दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही आंसर A एवं C यानी कि जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है दोस्तों, आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 भी और विटामिन K भी। ठीक है, सही आंसर A एवं C दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा दोस्तों, कह रहा है कि रोग और कारण को सुमेलित कीजिए। तो हम सुमेलित करते हैं। रतौंधी हो जाएगा दोस्तों हमारा विटामिन A से, रिकेट्स हो जाएगा दोस्तों हमारा विटामिन D से, स्कर्वी हो जाएगा विटामिन C से, बेरी विटामिन B से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इस प्रकार सही आंसर हम देखेंगे, फिर से सुमेल करेंगे। रतौंधी विटामिन A से दोस्तों, ठीक है, रतौंधी हमारा विटामिन A हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा विटामिन D, स्कर्वी हो जाएगा विटामिन C, बेरी विटामिन B। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। इसका आंसर दिया गया है दोस्तों C नंबर। ठीक है, 4, 1, 2 और 3 हम लोगों ने सुमेल कर लिया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, 15वां नंबर है। वह कह रहा है कि दोस्तों निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा से बनता है। विटामिन D। ठीक है, विटामिन D, जिसकी कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग यानी कि सूखा रोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है, 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। क्या है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है दोस्तों, तो वह है ग्लूटीन। ठीक है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है तो वह है ग्लूटीन। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूटीन, ऑप्शन A। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या है दोस्तों, पूछ रहा है कि निम्न में से किस फल में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन B यानी कि करौंदा। क्या है, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B यानी कि करौंदा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। दोस्तों हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया था, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। ठीक है दोस्तों,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12, जिसको हम लोग साइनोकोबाल्मिन के रूप में भी जानते हैं दोस्तों। इसमें विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 18वां नंबर प्रश्न है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। ठीक है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। तो दूध हमारा किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ठीक है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखेंगे ध्यान से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए कह रहा है कि हड्डियों में उपस्थित यौगिक है। क्या है? हड्डियों में उपस्थित यौगिक है। तो हड्डियों में उपस्थित यौगिक है दोस्तों, वह है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, हड्डियों में उपस्थित जो हमारा यौगिक है वह है कैल्शियम फॉस्फेट। सिरका में उपस्थित अम्ल है, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, एसिटिक एसिड होता है। सिरका में उपस्थित अम्ल क्या होता है? एसिटिक एसिड। दूध का खट्टा क्यों होता है दोस्तों? तो दूध खट्टा होता है लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है दोस्तों, और फलों का पकना यह होता है दोस्तों एथिलीन के कारण। ठीक है, चलिए फिर से देख लेंगे। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा है दोस्तों? वह है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, सिरका में उपस्थित अम्ल होता है एसिटिक एसिड, दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, फलों का पकना एथिलीन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। कह रहा है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। क्या है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रेनिन। क्या है सही आंसर? रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि रेनिन जो एंजाइम है वह दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेनिन। चलिए दोस्तों 23वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है दोस्तों पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि पेप्सिन जो एंजाइम है दोस्तों वह प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों सोयाबीन के दाने में। ठीक है, सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? सोयाबीन के दाने में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? क्या है? मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि किरेटिन। ठीक है, कौन सा? किरेटिन प्रोटीन विद्यमान होता है। चलिए फिर कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? विटामिन B1 रेटिनॉल गलत है, इसको हम लोग विटामिन ए के रूप में जानते हैं। विटामिन B2, ठीक है दोस्तों, तो विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। यही हमारा दोस्तों सही सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? यहाँ दिया गया दोस्तों विटामिन B6। विटामिन B6 को दोस्तों हम लोग पैराडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। विटामिन सी है दोस्तों, इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। चलिए एक बार रिकॉल कर लेंगे। विटामिन B1 दोस्तों, विटामिन B1 को हम लोग जानते हैं थायमीन के नाम से। किसको? विटामिन B1 को हम लोग जानते हैं थायमीन के नाम से। विटामिन B2 को हम लोग जानते हैं राइबोफ्लेविन के नाम से। ठीक है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से। विटामिन B6 दोस्तों पैराडॉक्सिन है। विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, लेकिन हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सही सुमेलित है वह है विटामिन B2, यानी कि राइबोफ्लेविन दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है 27वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो
अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि अंडा। ठीक है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वह है दोस्तों अंडा। ठीक है, एग, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? 28वां नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। क्या है? मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, तो वह है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि कैल्शियम। क्या है? मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है ऑप्शन डी कैल्शियम। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 29वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि वसा, फैट। ठीक है दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों? यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? चलिए दोस्तों, कह रहा है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है। क्या है? भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 30वां नंबर प्रश्न। चलिए 31वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है? क्या कह रहा है कि गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? ठीक है दोस्तों, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो यह है दोस्तों कैसीन, ऑप्शन ए कैसीन। ठीक है दोस्तों, कैसीन के साथ दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, कैसीन के साथ दोस्तों इसमें कैरोटीन भी होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैसीन के साथ कैरोटीन भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? कैसीन के साथ कैरोटीन, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 32वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक सोडियम, कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सुमेल इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कपड़े धोने का सोडा जो है यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है, यह सही सुमेलित है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, यह भी सही सुमेलित है। खाने का नमक सोडियम पाया जाता है, यह भी सही सुमेलित है। कपड़े धोने का सोडा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या है? कपड़े धोने का सोडा जो होता है वह पोटेशियम ना होकर सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? कह रहा है दोस्तों कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? क्या है? कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गंधक। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गंधक हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग सल्फर भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है दोस्तों? गंधक, यानी कि ऑप्शन सी सल्फर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे भी बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बनते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन्स। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, हार्मोन और स्रावित ग्रंथि दोस्तों। ठीक है, चलिए सुमेल करेंगे। जो दोस्तों हमारा प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन यह हमारा कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? तो प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है दोस्तों हमारा गर्भाशय महिला। ठीक है, कहाँ से? प्रोजेस्टेरोन जो हमारा स्रावित होता है या गर्भाशय महिला से। टेस्टोस्टेरोन कहाँ होता है दोस्तों? यह होता है वृषण पुरुष। ठीक है, वृषण पुरुष। थायरॉक्सिन कहाँ से होता है दोस्तों? थायरॉक्सिन होता है दोस्तों थायराइड। ठीक है, इंसुलिन कहाँ से होता है? अग्नाशय। ठीक है, चलिए देखेंगे फिर से। प्रोजेस्टेरोन दोस्तों कहाँ से? प्रोजेस्टेरोन होता है दोस्तों गर्भाशय महिला से। ठीक है, फिर होता है टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन होगा दोस्तों वृषण टेस्टिस पुरुष मेल। ठीक है, थायरॉक्सिन होगा दोस्तों हमारे थायराइड ग्लैंड से, और इंसुलिन जो होगा दोस्तों वह हमारे पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही सुमेल हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 3, 4, 1 और 2। एक बार और देख लेंगे। प्रोजेस्टेरोन यह हो जाएगा गर्भाशय फीमेल, टेस्टोस्टेरोन यह हो जाएगा टेस्टिस मेल, थायरॉक्सिन हो जाएगा यह हमारा थायराइड ग्लैंड से, इंसुलिन जो हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 3, 4, 1 और 2। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है एस्ट्रोन।
क्या है? एस्ट्रोन। एस्ट्रोन जो है दोस्तों वह है हमारा एक स्त्रीलिंग हार्मोन। ठीक है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा फीमेल सेक्स हार्मोन है दोस्तों? ठीक है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन है दोस्तों वह है एस्ट्रोन। एस्ट्रोन एक दोस्तों फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है दोस्तों, एस्ट्रोन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? क्या है? कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एंड्रीनिलीन। ठीक है, एंड्रीनिलीन। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? एंड्रेनिलीन। एंड्रेनिलीन दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों इसको। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? एंड्रीनिलीन। ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं? ठीक है, क्या है? परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है दोस्तों आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। दोस्तों अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन किया जाता है। क्या है? अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं को द्वारा दोस्तों आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, द्वारा इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जिसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? डायबिटीज़। ठीक है, चलिए दोस्तों तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं दोस्तों उसको हम लोग एक वीडियो और आएगी, उसमें हम लोग पूरी तरीके से बायो को कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।